नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 30th जून 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आज हमारा पहला न्यूज है। रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा कि यूएनओ ने लगभग 12 साल के बाद इंडिया का जो नाम है वो हटा दिया है फ्रॉम इट्स रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड कन्फ्लिक्ट। ये यूएन का एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें कन्फ्लिक्टेड जोन में चिल्ड्रंस के ऊपर में हो रहे वायलेशंस आइदर बाय द टेररिस्ट ग्रुप और द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो दोनों को रिपोर्ट करता है। एंड आफ्टर दिस 12 ईयर्स, मतलब लगभग 12 साल से ये इंडिया का नाम इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में था, अब इसको हटा दिया गया है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये बेसिकली जो हुआ है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो कार्य हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो बच्चों के लिए जो वहाँ पर डेवलपमेंट किया है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को सेंसिटाइज किया गया है, इन सब स्टेप्स के चलते ये रिपोर्ट से इंडिया का नाम हटाया गया है। थोड़ा समझते हैं। आज बहुत सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस थी, ये दैट इज ये इंडियन एक्सप्रेस की है। आफ्टर 12 years यूएन ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम इट्स रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड कन्फ्लिक्ट। This is the first time since 2010 that India has not been named in the report alongside countries like Burkina Faso, Cameroon, Lake Chad Basin, Nigeria, Pakistan and Philippines. तो समझते हैं थोड़ा इस रिपोर्ट से रिलेटेड ये है क्या, क्यों ये यूएनओ देता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस। जैसे कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट, ठीक है। एंड द इट इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्योरिटी जनरल फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट सर्व एज द लीडिंग यूएन एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय आर्म कन्फ्लिक्ट। तो ये उन बच्चों का रिपोर्ट बेसिकली प्रिपेयर करता है जो किसी भी आर्म कन्फ्लिक्ट में वो मतलब कन्फ्लिक्ट में लगभग इन्वॉल्व हो जाते हैं या ड्यू टू कोलेटरल डैमेज और बाकी सारी चीजें। The annual report presents a comprehensive picture of child soldiers, जहाँ पर टेररिस्ट द्वारा चाइल्ड को यूज किया जाता है एज ए सोल्जर के तौर पे, highlights the disproportionate impact of war on children and identifies them as the primary victim of armed conflict। तो देखिए, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं बाय द टेररिस्ट ग्रुप, ताकि वो बच्चों को करते क्या, उनको यूज करते हैं एज ए डमी ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ काम किया जा सके। ये आमतौर पे हमने अफगानिस्तान और बाकी सारे जगहों में भी देखा है। तो नॉर्मली ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी होते हैं जितने भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, जहाँ पर वो सिविलियन में एरियाज में ऑपरेट करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है। तो इस बीच में ये बच्चे पिसते हैं। So the first special representative for children and armed conflict was named in 1997 by the Secretary General to help enhance the protection of children affected by armed conflict and foster international cooperation to that end. The special representative must also raise awareness about the plight of these children and promote the monitoring and reporting of abuses. In accordance with the mandate, the special representative reports annually to the General Assembly and the Human Rights Council. Next, the report includes trend regarding the impact of armed conflict on children and information on violations committed। मतलब कौन कौन से एरिया में उनके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर में और उनका क्या वायलेशंस हो रहा है। In 2022, children continue to be disproportionately affected by the armed conflict, and the number of children verified as affected by the grave violations increased compared with 2021। तो 2021 से मुकाबले इस मतलब 2022 में ये ज़्यादा रेशो बढ़ा है। Violation affected 18,890 children, जिसमें से 13,469 बॉयज हैं एंड लगभग 4,638 गर्ल्स है एंड 783 जो सेक्स है अननोन है इन 24 सिचुएशंस। The highest number of violations were the killings, बेसिकली बच्चों की मौत होती है उसमें, maiming 5,655, of which 8,631 children, followed by the recruitment and use of 7,622 children and the abduction of 3,985 children। इतने बच्चों का कहीं ना कहीं राइट्स वायलेशंस हुआ है। The highest number of grave violations were verified in the Democratic Republic of Congo। कोंगो में सबसे ज्यादा हुआ है। Israel and the state of Palestine, Somalia, Syria, Ukraine, Afghanistan and Yemen। Hostilities spreading into new areas contributed to an increase in grave violation of 140% in Myanmar। म्यांमार में भी सबसे ज्यादा ये हुआ, लगभग 140%। So these were the some major highlights of children and armed conflict report 2022। So for the first time since 2010, India has not been named in the report alongside countries like Burkina Faso, Cameroon, Lake Chad Basin, Nigeria, Pakistan and Philippines।
The report said India has been removed from the report in 2023 in view of measures taken by government, specifically in Jammu and Kashmir, to better protect children. तो हमारे जम्मू कश्मीर में थोड़ा ये वायलेशन हुआ करता था, बट अभी अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के चलते ये भी सुधर रहा है. Ministry of Women and Child Development said that this become possible due to the introduction of various policies and institutional changes since 2019. And earlier India was used to be in the list due to the use of boys by armed groups in Jammu and Kashmir and detention of boys by the security forces. अब क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप जो हुआ करते थे वो बच्चों को यूज करते थे एज ए मतलब फ्रंट लाइन, और उसके तौर पे उसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस को उन बच्चों को डिटेन करना पड़ता था, तो जिसके चलते उनके राइट्स को वायलेशन होता था. अब ये चीजें बहुत हद तक सुधर रही है. Last, एक official statement said a report made for cooperation and collaboration on child protection issues was developed by the ministry, and some of the measures taken by the government. कुछ ऐसे measures जो government ले रही है, जैसे सबसे पहला training of security forces in protection of children, suspension of use of pellet guns by security forces, pellet guns अब नहीं use होते हैं, Juvenile Justice Care and Protection of Children 2015 and Protection of Children from Sexual Offence Act 2012. ये कुछ act है. And in the view of measures taken by the government to better protect children, India has been removed from the report in 2023, the ministry stated. ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत राहत की बात है, और हम होप आगे भी हम लोग ये पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करेंगे सो दैट हमारे कोई किसी बच्चों को इस तरह से कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके राइट्स को वायलेशंस ना हो पाए. चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं. हमारा अगला न्यूज है पीएम प्रणाम स्कीम से रिलेटेड. सबसे जरूरी है इस पीएम प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म क्या है. तो इस पीएम प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशंस, अवेयरनेस, जनरेशंस, नरिशमेंट, एमोलिएशंस ऑफ मदर अर्थ स्कीम. ठीक है, तो बेसिकली इसमें रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द पीएम प्रणाम. है क्या ये? देखिए, ये जो पीएम प्रणाम स्कीम है ये बेसिकली फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और ये करता क्या है कि इट एम्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट. देखिए, आमतौर पे फार्मर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके चलते हमारे क्रॉप्स के, ठीक है, पैदावार तो बढ़ती है, बट उसके चलते हमारे सॉइल भी खराब होते हैं, एंड बहुत हद तक ये हमारे वाटर जो सोर्सेस है उनको भी डैमेज करता है फर्टिलाइजर्स, एंड दिस कॉजेस लार्ज स्केल रिपरकेशंस इन आवर इकोलॉजी. वो किसी और टॉपिक में हम लोग समझेंगे. बट यहाँ पर गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल फर्टिलाइजर उनको रिड्यूस किया जाए एंड स्विच इट टू द बायो फर्टिलाइजर्स जो हमारे इकोलॉजी के लिए अच्छे हैं, इकोसिस्टम के लिए. तो गवर्नमेंट कोशिश ये करिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस किया जाए बाय इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट. स्टेट को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि स्टेट मेजर्स कर सके टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. Under the scheme, the state will adopt alternative fertilizers will be incentivized with the subsidy that is saved by reducing the use of chemical fertilizers. The main objective of the scheme is to encourage the balanced use of fertilizers in conjunction with biofertilizers and organic fertilizers. तो biofertilizer और organic fertilizers का mixture use किया जाए. सेकेंड जो है फंडिंग मैकेनिज्म्स. ये फंडिंग कोई स्पेशल कोई अलग से फंडिंग नहीं है, ये उसी में से सेपरेट जो आपका जो इट विल नॉट हैव ए सेपरेट बजट. It will be financed by the saving of existing fertilizer subsidy under schemes, and half of the subsidy saving will be passed on to the state that saves the money as a grant. Out of this grant, 70% can be used to create assets related to the technological adaptations of alternative fertilizers and alternative fertilizer production unit at the village, block and district level. And the remaining 30% of the grant money can be used to reward and encourage farmers, panchayats and other stakeholders involved in fertilizer productions and general एंड अवेयरनेस जनरेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जितना ज्यादा तो हो सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर का यूज करें हमारे फार्मर्स, और इसके लिए उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए और स्टेट को भी इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि स्टेट वो सब सारे मेजर्स ले सके. लास्ट जो है, द गवर्नमेंट विल इवेल्युएट द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ओवरऑल कंजम्पशन इन ईयर vis-a-vis consumption over the past 3 years. And the integrated fertilizer management system is the platform envisaged to track the use of fertilizers. तो integrated fertilizers management system जो fertilizer को track करेगा और गवर्नमेंट देखेगी कि क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द पास्ट ईयर्स. तो दिस इज रिगार्डिंग द पीएम प्रणाम स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं अपने अगले न्यूज पर. अगर हमारा अगला न्यूज है दैट इज जीरो एफआईआर से रिलेटेड. रिसेंटली जैसे आपको मालूम होगा कि मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, एंड उस वायलेंस में लगभग 30% ऑफ जो एफआईआर है वो जीरो एफआईआर फाइल हो रहा है. वो पुलिस द्वारा सुमोटो में पुलिस फाइल रजिस्टर कर रही है,
irrespective of the jurisdictions. बेसिकली ये निर्भया केस के टाइम में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जीरो एफआईआर, जहां पर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप क्राइम का रिपोर्टिंग कर सकते हो विदाउट द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द पुलिस दैट पुलिस स्टेशंस। मतलब ये इसमें जीरो एफआईआर में कोई भी पुलिस स्टेशन ये नहीं कह सकता कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं पड़ता, जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ता है। तो ये कोर्ट की डायरेक्टिव्स है कि पुलिस को क्राइम को रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड आफ्टर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इट कैन बी ट्रांसफर टू द दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पुलिस स्टेशंस. It refers to an FIR that is registered irrespective of the area where the offense is committed, and the police in such a case can no longer claim that they have no jurisdictions. ठीक है? Such an FIR is then later transferred to the police stations that has the actual jurisdiction so that the investigation can be begin. It was introduced on the recommendation of Justice Verma Committee, formed at the backdrop of the brutal Nirbhaya gang rape in Delhi 2012. And this put an legal obligation on the police to begin an investigation and take quick action without the excuse of the absence of the jurisdictions. Next, it is the information given to a police officer in writing. इसको writing में देना पड़ेगा police officers को, and police officer under the provisions of section 154 of the CRPC Act. And from the point of view of an informant, the main purpose of an FIR is to set criminal law into motions, and while for the police, the main purpose of the FIR is to obtain information about alleged criminal activities and take necessary steps to produce the perpetrator before a court. Getting it? So this is regarding the zero FIR. Next, to avoid or delay and other kinds of disruption. देखिए जीरो एफआईआर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें होता क्या है कि ना कि जब क्राइम होने के बाद जो टाइम का जो डिले होता है इन्वेस्टिगेशंस के बीच में वो ना हो और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए. To make police bound to take the jurisdictions, timely jurisdiction is to be taken immediately after the registration of the FIR, and to make sure that the investigation is done properly, to enable the cases to proceed fast. तो ये कुछ प्रोविजंस है जीरो एफआईआर से रिलेटेड. होप आपको समझ में आया होगा जीरो एफआईआर और उससे रिलेटेड प्रोविजंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन डेली न्यूज एनालिसिस. एंड इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप यूपीएससी या अदर किसी स्टेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, तो आप हमारे इन पेज से जुड़ सकते हैं. And we have started our offline as well as online batches for UPSC and other state PCS, so you can enroll in our foundation batches. Along with हम लोग ने UPSC की मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जो जिसका कॉस्ट है लगभग 2500 for the GS. So if you want to prepare, if you want to practice for the UPSC mains test series, you can enroll in our mains test series program. And please do subscribe to our YouTube channel as well as our Facebook page. Thanks for watching. Take care.